तो दर्शकों, हम आपको लेकर चलेंगे आज एक ऐसी दुनिया में जहां हर सुराग, हर संकेत मायने रखता है। जी हाँ दर्शकों, हम आपको लेकर चलेंगे उन कहानियों के पीछे जहां अक्सर एक सच छुपा रहता है और हर सुराग में होता है एक ट्विस्ट। बिल्कुल। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के हर पहलू में छुपा होता है एक अनजाना सच? जी हाँ, हर कहानी यानी हर केस में छुपा था कुछ ऐसा जो हमें नजर नहीं आता, हमारी खुली आंखें उसे देख नहीं पाती। ये है इन्वेस्टिगेशन इनसाइट्स, और जो आज के हमारे मेहमान हैं वो हर रहस्य को सॉल्व करने की कला रखते हैं। तो चलिए हमारे साथ आप भी मिलकर स्वागत कीजिए नमन जैन जी का। आप एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और साथ ही रिस्क कंसल्टेंट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम डीडी मॉर्निंग शो में। स्वागत सर आपका। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे नमन जी कि आपने प्राइवेट डिटेक्टिव और रिस्क कंसल्टेंट बनने का निर्णय कैसे लिया और इसके लिए क्या क्या किया? बेसिकली व्हेन आई वाज यंग, मतलब चाइल्डहुड में 10-12 साल का ही मैं था, तो मुझे ना मेरी पूरी फैमिली ट्रबल शूटर के तौर से देखती थी। बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम होती थी फैमिली में तो दे यूज्ड टू कम टू मी कि ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज मे बी सम लोगों में नेचुरल टैलेंट होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इनफैक्ट आई वाज जस्ट 15-16 व्हेन माय पीपल, माय पेरेंट्स, माय रिलेटिव्स यूज्ड टू टेक एडवाइसेस फ्रॉम मी कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो आई बिकेम अ नेचुरल ट्रबल शूटर, और उससे ना मेरे अंदर एक इंस्टिंक्ट भी डेवलप हुई कि मुझे कुछ ऐसा ही करना चाहिए जिसमें ना मैं लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। और फिर धीरे धीरे फैमिली में ऐसी भी चीज़ें आई, जैसे हमारे रिलेटिव से हार चोरी हो गया, राइट। सो आई वाज वेरी यंग, आई वाज नॉट इवन अ डिटेक्टिव, मैं तो कॉलेज में भी नहीं आया था। तो वो मेरे पास आए, वो कहते हैं कि ये सॉल्व कर सकता है इसको। देन आई फाउंड आउट कि ड्राइवर ने लिया था और मैंने उससे रात को रिकवरी भी कर ली उस हार की। इट वाज वेरी एक्सपेंसिव नेकलेस। तो उस चीज़ से ना मुझे बचपन से मेरे सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स बोलते तू डिटेक्टिव बनने के लायक ही है। और उस चीज़ ने मेरे अंदर इतना स्ट्रॉन्ग घर कर लिया कि मुझे लगा कि येस आई वांट टू बिकम अ डिटेक्टिव। अब जैसे आई डिड माय एजुकेशन, फिर मैं अब्रॉड गया, अब्रॉड में जाके मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का कोर्स किया। देन आई केम बैक टू इंडिया एंड देन आई गॉट इनटू दिस प्रोफेशन। सो फॉर्मली आई वेंट इनटू इट, सो इट वाज अ ग्रेट जर्नी। और अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस हमारे देश में लीगल है, और प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से हेल्पफुल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी, लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस जो है इज़ अ ग्रे लाइन, इज़ अ ग्रे एरिया, लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं है कि इट इज़ 100% लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। Okay. Right. So we are a company, like we are not only a company, but many other companies who are running private investigation business are registered with Government of India through ROC, Registrar of Companies से through registered होती हैं. Okay. Right. Secondly, obviously, and if government is registering you as a private investigation company, that you are legal body. And हमारे memorandum and articles of association में clearly defined है कि हम क्या-क्या activities को undertake कर सकते हैं. Similarly, GST में under the heading of private investigation agencies we are registered there also. And similarly, micro, small and medium enterprises (MSME) में भी we are registered as private investigation agencies. And we are one of the heaviest GST payers in the country in this domain. Okay. Right. So obviously, जब आपको government की सारी bodies as private investigation agencies recognize कर रही हैं, that means you are a legal body. Correct. Nobody can challenge that. Secondly, what makes an investigation legal or illegal? Detective agency को legal या illegal बनाता क्या है? There are 3 parameters. One is purpose. Purpose का मतलब है कि कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो उसका पर्पस लीगल है या नहीं है। क्या वो कोर्ट के लिए एविडेंसेस निकलवाना चाहता है, क्या उसका जेन्युइन पर्पस है, या उसको जेन्युइनली एक डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन चाहिए। राइट. सो पर्पस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। देन इज द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो लीगल है या नहीं है। रिक्वायरमेंट इलीगल भी हो सकते हैं, पर्पस लीगल हो सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट इलीगल हो सकती है। पर्पस हो सकता है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट में बोल सकता है कि मेरी वाइफ की ईमेल आईडी हैक कर दो, या जो है उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर दो, फेसबुक अकाउंट हैक कर दो, या उसकी CDR निकाल दो। दैट मे बी इलीगल। सो रिक्वायरमेंट कैन बी इलीगल। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है पर्पस भी लीगल हो, रिक्वायरमेंट भी लीगल हो। थर्ड इज मेथोडोलॉजी, कि जो हम मेथड्स अडॉप्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, दे आर लीगल और नॉट। राइट. सो अगर ये तीनों चीज़ें लीगल हैं तो आप 100% लीगल दायरे में काम कर रहे हो, और लीगल दायरे में काम कर रहे हो तो यू आर 100% लीगल। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा। तो सर हम आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में अब तक आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण केस कौन सा रहा? ऐसे ना एक्चुअली में क्या है, जब आप केसेस करते हो, इट्स बिन 28 ईयर्स, और 28 ईयर्स में हम मोर देन 10,000 केसेस सॉल्व कर चुके हैं। प्री मैट्रिमोनियल नेचर के केसेस, पोस्ट मैट्रिमोनियल नेचर के केसेस, कॉर्पोरेट एस्पायनेज के केसेस, फिर थेफ्ट के केसेस, अलग अलग तरीके ब्लैकमेलिंग के केसेस।
बहुत सारे केस हमने अंडरटेक किए हैं, कई केसेस हमने पुलिस को असिस्ट किया है, कई केसेस हमने इवन मिनिस्ट्रीज को भी असिस्ट किया है, कई केसेस में हमने अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जीएसटी को भी असिस्ट किया है, और बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को हमने असिस्ट किया है। तो ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई कर पाना जो है बड़ा मुश्किल होता है। बट देन आई रिमेंबर वन केस जिसमें हमारे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी उस केस को सॉल्व करने में। बड़ा इंटरेस्टिंग केस था जी। ओके। ये केस ऐसा केस था जिसमें एक पेरेंट्स हमारे पास आए गर्ल के, वो कहते हैं कि हमारी गर्ल को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। ओके। और मैंने कहा किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है? कहता है जी वो जो है ना उसको ईमेल्स भेजता है और ईमेल्स में उसको थ्रेटनिंग लैंग्वेज में उसको ब्लैकमेल करता है। मैंने कहा कि उसकी डिमांड्स क्या हैं, मतलब केस का बैकग्राउंड क्या है? तो उन्होंने केस का बैकग्राउंड बताया कि ये हमारी जो डॉटर है इस पर्सन से ऑनलाइन मिली थी। ये बहुत साल पहले का केस है, इट इज़ अराउंड 15 ईयर्स बैक इट हैपेंड। तो वो कहते हैं कि हमारी डॉटर इससे ऑनलाइन मिली थी और ऑनलाइन मिलने के बाद इसने एक यूके के नंबर से हमारी डॉटर को कॉल किया था, और यूके के नंबर से कांटेक्ट करने के बाद इसने हमारी डॉटर से अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप कर ली। बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है लड़का, बहुत एजुकेटेड है, उसको भी बड़ा अच्छा स्वेव लड़का लगा, तो उसकी अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो गई इसके साथ। अब इसने कहा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे एक फादर जो हैं वो यूएस में रहते हैं, मदर मेरी अफ्रीका में रहती हैं, डॉक्टर्स हैं, और मैं जो है यूके में रहता हूँ अलग। तो एक दिन कहते हैं मेरी डॉटर से कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, आई विल कम एंड मीट यू। तो मेरी डॉटर ऑलरेडी इम्प्रेस थी। कहते हैं कि आया, एक कार में आया जिसकी टूटी हुई नंबर प्लेट थी आगे से। तो मेरी डॉटर ने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, ना ही मेरी डॉटर सस्पेक्ट कर रही थी उसके बारे में। तो जाके वो दोनों गाड़ियाँ बैठे, धीरे धीरे उनकी जो है क्लोजनेस बढ़ती गई, वो वापस इंडिया आने लगा, क्लोजनेस बढ़ती गई। उनकी जो डॉटर थी वो अकेले रहती थी एक सिटी में अपनी फ्रेंड के साथ, और एक अकेले घर में रहा करती थी। तो उनके पेरेंट्स बाहर रहते थे, तो ऑल्दो दे वर वेरी रिच फैमिली। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ही स्टार्टेड कमिंग क्लोज टू दिस गर्ल, उनके आपस में रिलेशनशिप्स डेवलप हो गए। उसको लड़की को पता नहीं चला, इस लड़की ने उसकी सीक्रेटली उसकी वीडियोस और पिक्चर्स ले ली व्हाइल दे वर इन प्राइवेट मोमेंट्स। अच्छा, अब एक वक्त आया जब लड़की को रियलाइज होना शुरू हुआ कि लड़का ना अपने बारे में सब कुछ फेक बताता है। उसको ये भी शक होने लगा कि लड़के का नाम भी ओरिजिनल है या नहीं है, और कभी भी एकदम से गायब जाता है, 4-5 दिन तक फ़ोन नहीं उठाता है, ठीक है, कभी रातों को बात नहीं करता है, अपनी मर्जी से बात करता है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है कभी भी। तो उसको बड़ा अननेचुरल सा लगता था ये सब चीज़ें। तो उसने क्या किया, उसकी फ्रेंड्स वगैरह सबने समझाया कि यू शुड विड्रॉ फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। उसने विड्रॉ करने की कोशिश करी। देन दिस बॉय केम इनटू हिज रियल आंटी, और उसने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी उसको। अब जब ब्लैकमेलिंग शुरू करी तो मैंने पूछा कि डिमांड्स क्या थी। वो 3 चीज़ें डिमांड करता था। वो डिमांड करता था, पैसे डिमांड नहीं करता था वो ना, बेसिकली इट सीम्ड कि वो परवर्ट था। वो बेसिकली डिमांड करता सेक्सुअल फेवर्स फ्रॉम दिस गर्ल, राइट। एंड ही यूज्ड टू डिमांड कि जो उसका घर है, मतलब थोड़ा अजीब था। कहता है कि जो घर है वेयर यू स्टे, आई वांट टू ब्रिंग मोर गर्ल्स देयर, वहाँ, विच वॉज वेरी टॉर्चरिंग। मनी वॉज नॉट सो टॉर्चरिंग। और उसकी अति तब हो गई थी जब उसने ये बोला कि जो तेरी रूममेट है, राइट, आई वांट टू स्लीप विद हर। तो वो बियर नहीं कर पाई, उसने जो है सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी। जब उसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी तो उसकी जो रूममेट थी उसने इसके पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ये सारी बात चल रही है। देन पेरेंट्स केम टू अस। अब हमारे लिए बड़ा चैलेंज था इस केस में कि इस केस को सॉल्व कैसे करें, बिकॉज उसको लड़के का पूरा नाम भी नहीं मालूम है, टूटी हुई नंबर प्लेट की गाड़ी में आता, सिर्फ एक यूके का नंबर था और ईमेल थी जो वो भेजता था। तो हमने पहले अपने काउंटर पार्ट से यूके में कंफर्म किया कि ये नंबर है, ये किसका नंबर है। अच्छा, यूके में उस टाइम पे क्या होता था कि आपको ना नंबर्स लेने के लिए कोई आइडेंटिटी प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती थी। कोई भी जाके नंबर कोई भी ले सकता, सड़क पे मिलते थे बेसिकली, राइट। सो हमने यूके बेस्ड काउंटर पार्ट से बात करी तो उन्होंने कहा कि इस नंबर की आइडेंटिटी नहीं है। तो हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन वहीं पे क्लोज हो गई एक तरीके से। फिर हमने क्या किया कि जो ईमेल भेजता था, हमने उस ईमेल का आईपी एड्रेस निकाल के उसकी बैक ट्रेसिंग करी। जब हमने उसकी बैक ट्रेसिंग करी तो एक पर्टिकुलर सिटी के एक साइबर कैफे की बैक ट्रेसिंग हुई। अच्छा, वो साइबर कैफे था। साइबर कैफे में उस टाइम में ना तो कोई कैमरा होता था, ना वो रजिस्टर मेंटेन करते थे किसने आके ऑपरेट किया कंप्यूटर। तो बड़ा मुश्किल था वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करना, और हम साइबर कैफे को अलर्ट भी नहीं करना चाहते कहीं अगर ये मिला हुआ तो उसको इन्फॉर्म ना कर दे। अब लड़की के पास उस लड़की की फोटोग्राफ भी नहीं थी, एक फोटोग्राफ भी नहीं ले रखी। तो हमें उस लड़के का ना नाम मालूम था, ना फोटोग्राफ ही, ना कुछ था। बड़ा चैलेंजिंग केस था। फिर हमने क्या किया, उस टाइम पे हमने उस साइबर कैफे के ऊपर रेगुलर सर्विलेंस रखी। हमने उस साइबर कैफे को वॉच करने की शुरू किया रेगुलर। और उस जितने भी लोग उस साइबर कैफे के अंदर जाते थे और बाहर निकलते थे,
हम उन सब लोगों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया और हम काफ़ी दिनों तक ऐसे वीडियोस बनाते रहे। जब हम वीडियोस बना रहे थे तो उसी दौरान में बीच में लड़की को फिर से ईमेल आया इस लड़के का, डिमांडिंग फॉर समथिंग मोर। फिर हमने जाके उस को सारे वो वीडियोस दिखाई। देन द गर्ल को आइडेंटिफाई कि ये बॉय है। और जब बॉय रिकग्नाइज हो गया तो हमने नेक्स्ट टाइम में उसको फॉलो किया। फॉलो करके हम पहुंचे, अगली बार जब वो आया हमने उसको फॉलो किया। हम उसको फॉलो करके उसके घर पहुंचे, वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे वो टूटी हुई नंबर प्लेट की गाड़ी भी मिल गई। पता चला कि वो अपनी मदर के साथ, सिस्टर के साथ, वाइफ के साथ वहाँ पे रहता है। और वो तीनों लेडीज काम करती है और अकेले रहता था। फिर फाइनली आफ्टर वी आइडेंटिफाइड हिम, हमने एक कंप्लेंट फाइल कराई लोकल पुलिस में। लोकल पुलिस में कंप्लेंट फाइल करा के हमने उसको जो है वहाँ से घर से उठाया। घर से उठा के उसको पुलिस स्टेशन में लेके आए। वहाँ पे सब्साइड किया। जब उसका हमने आईडी खोले, पुलिस ने स्काइप आईडी खोले, देखा वो 17 लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ, बहुत ही चैलेंजिंग केस रहा आपके लिए। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है नमन जी कि कोई एक केस में एक छोटा सा सुराग मिला हो आपको, लेकिन वो आपके केस का एक बहुत ही मेजर मोड़ बन गया हो? बेसिकली देखिए, ऐसे केसेस भी बहुत सारे आते हैं जिसमें जो है ना आपको छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक केस हमने किया था ऐसा ही सिमिलरली, जिसमें कि एक लेडी थी, उसकी रीसेंट मैरिज हुई थी जी, और शादी को सिर्फ 20 दिन हुए थे। और जो जहाँ पे शादी हुई थी वहाँ से 20 दिन बाद वो गायब हो जाती है। अच्छा। हस्बैंड जो था और उसके जो इन लॉज थे, बहुत साल पहले का केस है, 27 साल पहले का केस है। तो उन्होंने जो है ये इल्ज़ाम लगा दिया लड़की के पेरेंट्स के ऊपर कि ये जो है लड़के के साथ भागी किसी, और आपने जो है वो हमारी गलत लड़की शादी करा दी। अब उन्होंने ना कोई पुलिस में कंप्लेंट करी ना कहीं और कंप्लेंट करी, बिकॉज एवरीवन वाज थिंकिंग कि ये जो है अपनी विश से गई है और किसी लड़के, वरना शादी के 20 दिन बाद ऐसे कैसे गायब हो जाएगी। फादर हमारे पास आए। फादर हमारे पास आके कहते हैं, नमन जी ये ना पॉसिबल नहीं है कि मेरी डॉटर से चली जाए। शी वॉज अ वेरी गुड कैरेक्टर। सब लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ इंडिपेंडेंटली इसको इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। तो हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। तो जब हमने उसको इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट किया तो हमने ना ये ऑब्जर्व किया कि रात को ना लड़की 9 बजे के आसपास एक पीसीओ हुआ करते थे उस टाइम पे। एसटीडी बूथ और पीसीओज हुआ करते थे। तो मोबाइल फ़ोन्स इतने रैम्पेंट नहीं थे, मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो हमने जो है जब पीसीओ पे वो और लैंडलाइन फ़ोन भी बड़े कम लोगों के पास हुआ करते थे। तो जब हमने उनकी इन्वेस्टिगेशन करी पीसीओ पे जाके, जहाँ पे वो 9 बजे जाया करती थी डेली, तो हमने सारे नंबर्स निकाले जहाँ पे वो फ़ोन किया करती थी जी। तो जब हमने नंबर्स निकाले, क्योंकि पीसीओज अपने कॉल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे, जब हमने उनकी जब हमने इन्फॉर्मेशन निकाली तो हमें पता चला कि वो एक अपनी फ्रेंड को कॉल करती, फीमेल फ्रेंड को। जब हमने फीमेल फ्रेंड को कॉल किया, पता किया कि फीमेल फ्रेंड से, तो उसने बताया कि इसी लड़के का जो एक कज़न था, ठीक है, वो उसके ऊपर बैड आई रखता था। उसने बताया, और उसने ये डर अपने फादर को, अपनी मदर को, किसी को भी नहीं बताया कि इस डर से कि उससे कहीं बेइज्जती ना हो जाए, उनको बुरा ना लगे। फिर जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी उसकी, वो लड़का बड़ा रॉक था। वो लड़का जो है वहाँ के लोकल गूंज के साथ कॉन्टैक्ट्स थे। हमने आई विटनेसेस को चेक किया। तो उन्होंने हमें बताया कि जिस दिन वो पीसीओ पर आई थी उस दिन आराम से दो लड़के आए उनके पास और उनको गाड़ी में बैठा के कहीं पे ले गए और आराम से चली गई थी वो। तो हमने मल्टीपल टीम्स ने उस केस पे काम किया। तो पेट्रोल पंप से चेक किया, हाईवेज पे चेक किया जिस डायरेक्शन में गाड़ी गई थी। देन फाइनली वी कुड फाइंड आउट कि एक पेट्रोल पंप से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ वो यहाँ पर आए थे और वो बड़े हैजर्ड थे, और लड़की जो थी थोड़ा सा बेहोश सी लग रही थी। शी वॉज नॉट इन प्रॉपर सेंसेस। आगे जाके जब हमने वेरीफाई किया तो पता चला कि वो एक होटल में मतलब एक गेस्ट हाउस, एक शिडी सा गेस्ट हाउस था, वहाँ पे हमें पता चला एक चेक इन हुआ है। चेक इन में सेम डिस्क्रिप्शन के लोग गए हैं। जब फिर हमें शक हो गया तो हमने जो है उसको वहाँ पे वॉच रखनी शुरू करी। नेक्स्ट डे जो है वो लड़का, हमने देखा उस रूम से, जिस रूम में वो रुके हुए थे, वो लड़का बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद जब हमने उसको हमने इमीडिएटली डोर खोला उसके जाने के बाद, तो देखा गर्ल अंदर ही थी एंड शी वॉज ड्रग्ड। देन वी कॉल्ड द पेरेंट्स, वी कॉल्ड द पुलिस, एंड देन फाइनली इट कुड टेक ओवर। ओके हाँ बिल्कुल। तो आपने जिस तरह से केसेस बताए हैं कि वाकई छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं केसेस में एक बहुत ही अलग सा मोड़ ले आती है। तो इन्वेस्टिगेशन इनसाइट्स पर आज हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए नमन जैन जी, प्राइवेट डिटेक्टिव एंड रिस्क कंसल्टेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।